नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं फोर्स इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और दिखाएंगे अहम खबर। सबसे पहले बात आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव की, जिस पर विशेष फोकस रखा जा रहा है। दरअसल राजस्थान टॉप 3 भाजपा दिग्गज आ रहे हैं। 28, 29 और 30 जून को राजस्थान में पधारेंगे 3 दिग्गज नजर आएंगे, जिनमें जोधपुर, कोटा और उदयपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया जाएगा। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के 9 साल के विकास का प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। 28 जून को जोधपुर आएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, 29 जून को कोटा में रहेंगे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, 30 जून को उदयपुर में रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह और तीनों दिग्गजों का कार्यक्रम लगभग फाइनल है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर इस दौरान मौजूद रहेंगे। वहीं जुलाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फिर राजस्थान आने का कार्यक्रम प्रस्तावित है, लेकिन उससे पहले 3 बड़े दिग्गज भारतीय जनता पार्टी से पधारेंगे राजस्थान में। एक बार फिर से मरुधरा में आएंगे। विशेष फोकस जाहिर सी बात है, विधानसभा चुनाव है राजस्थान में और इसी साल है, चंद महीने रह गए हैं, फिर लोकसभा चुनाव है और यहीं से परिपाटी जो है वो तय होगी, क्योंकि 25 सांसद दिए हैं राजस्थान में और इस बार भी यही फोकस रहेगा कि एक बार फिर से कमल खिले, इतिहास दोहराए कि एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा और लोकसभा में भी 25 सांसद जीत कर पहुंचे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की सफलता के 4 वर्ष बतौर स्पीकर ओम बिरला ने 4 वर्ष पूरे कर लिए हैं। अभूतपूर्व उपलब्धियों का गवाह रहा है स्पीकर बिरला का कार्यकाल। बिरला के नेतृत्व में अनुशासन, प्रतिबद्धता और सामूहिकता से लोकसभा ने ऊंचाइयां छुई है। जनता की आशा आकांक्षाओं को पूरी कर रही है लोकसभा, साथ ही विकसित भारत के निर्माण की सशक्त ऊर्जा केंद्र भी बनी। उत्पादकता क्षेत्र में 17वीं लोकसभा ने विशिष्ट पहचान बनाई है। कोविड के दौरान आयोजित चौथे स्तर में 167% कार्य हुआ है। लोकसभा के 70 साल के इतिहास में ये आंकड़ा सबसे ज्यादा है। स्पीकर ओम बिरला के प्रयासों से सदन के प्रति सरकार की जवाबदेही बढ़ी है। कई अवसरों पर देर रात 12 बजे के बाद तक भी कार्यवाही चली है और अपने आप में ये ऐतिहासिक है और बेहद खास है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जन्मदिन आज है। आज 53वां जन्मदिन मना रहे हैं राहुल गांधी। 19 जून 1970 में राहुल गांधी का जन्मदिन दरअसल जन्म हुआ था और तब से जन्मदिन बेहद खास मनाया जा रहा है। 2004 लोकसभा चुनाव में पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा था। अमेठी से चुनाव लड़कर 1 लाख से अधिक वोटों से राहुल गांधी जीते थे। 2009 में भी अमेठी से 3 लाख से ज्यादा मतों से उन्होंने विशाल जीत दर्ज की थी। 2007 में कांग्रेस महासचिव और 2013 में उपाध्यक्ष भी बने राहुल गांधी। 2018 की बात करें तो राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया गया था। हालांकि 2019 आम चुनाव में हार की जिम्मेदारी लेते हुए राहुल गांधी ने अपना इस्तीफा दे दिया था। वर्तमान में सजा के बाद वायनाड से संसद सदस्यता भी उनकी चली गई है। वहीं राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से श्रीनगर तक 3570 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा भी की है और अब लगातार वो इस तरह से कार्यक्रम करते हुए जनता से जुड़ रहे हैं। राहुल गांधी लगातार कोशिशों में हैं और इस बार भी उनका विशेष फोकस लोकसभा चुनावों पर है। स्पैम कॉल से अभी तंग होना पड़ेगा। दरअसल 6 महीने और छुटकारा नहीं मिलने वाला अनचाहे कॉल्स और मैसेजेस से। आप परेशान होंगे जब आपके पास अनचाहे कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, कई बार फ्रॉड से जुड़े होते हैं, कई बार स्पैम्स होते हैं। अब कुछ महीने आपको थोड़ा सा परेशान और होना पड़ेगा, क्योंकि 6 महीने का वक्त बताया है जब TRAI ने टेलीकॉम और अन्य कंपनियों को 30 नवंबर तक का समय दिया। फिलहाल लोगों को अनचाहे कॉल से परेशान होना पड़ रहा था। पहले कहा गया था कि 1 मई के बाद अनचाहे कॉल्स और मैसेजेस बंद हो जाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा और वक्त लगेगा, यानी कि 6 महीने हमें थोड़ा और परेशान होना पड़ेगा। और ऐसे में अब हमें ही खुद ध्यान रखना होगा ऐसे स्पैम कॉल से। कोई भी अपनी जुड़ी जानकारी या फिर अहम जानकारी, अकाउंट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन साझा नहीं करनी है। 21 जून को साल का सबसे बड़ा दिन होगा। जी हां, दिन 13 घंटे 42 मिनट और रात 10 घंटे 18 मिनट की रहेगी। सूर्योदय सुबह 5:37 पर, सूर्यास्त शाम 7:19 पर होगा। दोपहर 12:28 कुछ देर के लिए मनुष्य की परछाई भी साथ छोड़ देगी। 12:28। जी हाँ, आप में से कुछ लोग ऐसा ट्राई करेंगे, लेकिन वो सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए होगी। जब 12:28 पर दोपहर में कुछ देर के लिए मनुष्य की शैडो, परछाई आपका साथ छोड़ देगी। सूरज
सीधे मनुष्य के सिर पर रहेगा, जिससे परछाई आएगी ही नहीं। 22 जून से दक्षिणायन की तरफ सूर्यदेव बढ़ने लगेंगे। वहीं जयपुर जंक्शन का प्रमोशन दरअसल चौंक गए। अक्सर हम सुनते हैं अधिकारी कर्मचारियों के प्रमोशन के बारे में, लेकिन इस बार रेलवे ने स्टेशन का प्रमोशन और डिमोशन किया। यात्री भार और आय को देखते हुए प्रमोशन और डिमोशन किया है। जयपुर जंक्शन को NSG 1 कैटेगरी में शामिल किया। प्रदेश का पहला NSG 1 कैटेगरी का स्टेशन बना जयपुर जंक्शन। वहीं आसलपुर और जॉबने स्टेशन का डिमोशन हुआ। रींगा स्टेशन का NSG 5 से सीधे NSG 3 कैटेगरी में प्रमोशन किया गया है। बंगाल में हिंसा के बीच भाजपा का इतिहास। दरअसल पंचायत चुनाव में मतदान से पहले भाजपा का खाता खुला। दक्षिण दिनाजपुर जिले की अपर्णा बर्मन ने इतिहास रच दिया। बंगाल में निर्विरोध जीतने वाली भाजपा की पहली प्रत्याशी बनी अपर्णा बर्मन। अब तक सत्तारूढ़ पार्टी के कैंडिडेट ही जीतते रहे हैं निर्विरोध। प्रदेशाध्यक्ष सुकांत मजूमदार के गृह जिले में आती है ये सीट। उदयग्राम पंचायत से पर्चा भरा था अपर्णा ने। युद्ध से बुद्ध की ओर लौट रहा है तालिबान। जी हां, वैश्विक प्रतिबंधों से नकदी संकट झेल रहा है अफगानिस्तान। कई तरह की परेशानियों से आ रही है और ऐसे में तालिबान सरकार नित्य नए प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में पर्यटकों के लिए सुविधा जो है वो तैयार की जा रही है। विश्व प्रसिद्ध बामियान को गुलजार करने में जुटी है तालिबान सरकार। 22 साल पहले बामियान में बुद्ध प्रतिमाओं को तालिबान ने तोड़ दिया था। दुनिया भर की दलीलों को अनसुना करते हुए विस्फोटक से उड़ाया गया था। साथ ही अफगानिस्तान के धरोहर स्थलों पर भी गार्ड तैनात कर दिए हैं। तालिबान सरकार द्वारा अब हर एक कोशिश की जाती है और पहले भी की जा रही थी, लेकिन अब और ज्यादा कोशिश की जा रही है। चाहे जितने हिस्टोरिकल प्लेसेस है, जितनी भी धरोहरें हैं अफगानिस्तान की, वहां पर गार्ड तैनात कर दिए गए हैं। यानी सरकार की तरफ से कोई भी कसर जो है वो नहीं छोड़ी जा रही और ऐसे में आम जनता जो है उनसे भी उम्मीद की जा रही है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो फाइनेंशियली वो बेहद डाउन हो चुका है और पूरी दुनिया की नजरें इस पर है। और एक बार फिर से अफगानिस्तान जो है उभरने की कोशिश कर रहा है और धरोहर स्थलों पर भी उसने इसीलिए सिक्योरिटी जो है वो तैनात कर दी है। तो ऐसे में तालिबान सरकार नित्य नए प्रयास कर रही है। युद्ध से बुद्ध की ओर लौट रहा है तालिबान। जिस तरीके से पहले घटनाएं सामने आई, अब एक बार फिर से वो चाहता है कि टूरिस्ट हब ये बन जाए। पर्यटक जो है डर छोड़कर एक बार फिर से वहां एंट्री करे, यानी टूरिस्ट प्लेस बनाने की कोशिश है। लेकिन वो तब बनेगा जब वहां से डराने वाली खबरें, डराने वाली तस्वीरें जो है वो कम आ पाएंगी। इसलिए उसने जानकारी साझा की है, बताया है कि जितने हिस्टोरिकल प्लेसेस है वहां पर उसने सिक्योरिटी गार्ड्स लगा दी हैं। यानी सबसे बड़ी बात सुरक्षा। अगर कोई टूरिस्ट आएगा तो सबसे बड़ी चीज जो होती है वो होती है उसे सुरक्षा देना। तो ऐसे में सिक्योरिटी को सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि लोग आए और राजस्व जो है तालिबान का, अफगानिस्तान का और ज्यादा बढ़े और दुनिया में उसका नाम भी अच्छी चीजों को लेकर लिया जाए। प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचा दी। दरअसल 2021 बैच की राजस्थान कैडर की IAS रिया डाबी का IPS मनीष कुमार से विवाह। महाराष्ट्र कैडर के 2021 बैच के IPS हैं मनीष कुमार और विवाह के आधार पर मनीष कुमार का राजस्थान कैडर में ट्रांसफर हुआ है। महाराष्ट्र और राजस्थान दोनों सरकारों की सहमति से दरअसल ये ट्रांसफर किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर पत्रावली भी भेजी। राजस्थान सरकार को केंद्रीय गृह मंत्रालय में अंडर सेक्रेटरी अंजन सरकार ने आदेश जारी किया। जैसलमेर कलेक्टर टीना डाबी की बहन है रिया डाबी। और अब ये जानकारी मिल रही है कि बहुत कम ऐसा होता है और ऐसे में ये ऐतिहासिक है जब 2 राज्यों की सहमति से किसी का ट्रांसफर ऐसे कर दिया गया। दरअसल ये जानकारी मिली और ये बेहद खास जानकारी थी। अब ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी ये खबर है, लेकिन थोड़ा पर्सनल मैटर था। विवाह था IPS मनीष कुमार से रिया डाबी का और ऐसे में दोनों राज्यों की सहमति पर राजस्थान कैडर में उनका ट्रांसफर किया गया। दरअसल महाराष्ट्र में वो तैनात थे और राजस्थान में उनकी शादी थी और ऐसे में राजस्थान में अब उनका ट्रांसफर कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया, पत्रावली भेजी, फिर राजस्थान सरकार को केंद्रीय गृह मंत्रालय में अंडर सेक्रेटरी अंजन सरकार ने आदेश जारी किया। उसके बाद जाकर उनका ट्रांसफर हुआ, लेकिन सहमति से। जैसलमेर कलेक्टर टीना डाबी की बहन है रिया डाबी।
नाहरगढ़ टाइगर सफारी को लेकर एक अच्छी खबर। जेडीए ने टाइगर सफारी निर्माण के लिए 2.5 करोड़ रुपया और जारी कर दिए हैं। अब 2 महीने में पूरा कर लिया जाएगा टाइगर सफारी का काम। सितंबर में पर्यटन स्तर की शुरुआत के साथ ही टाइगर सफारी भी शुरू हो सकती है और जल्द ही इंदौर से टाइगर सफारी के लिए लेकर लाया जाएगा। बाघ का एक जोड़ा आ सकता है। टाइगर सफारी में फेसिंग, आउटर ट्रैक और गार्ड रूम का काम पूरा हो सकता है। वाटर पॉइंट, 10 शेल्टर्स बनाने का काम अब तेजी पर चल रहा है। राजधानी जयपुर में ये 5वीं वाइल्ड लाइफ सफारी होगी और ये वाकई में देखा जाए तो बाघ का कुनबा भी इससे बढ़ता जाएगा। टूरिस्ट जो है वो और आते जाएंगे। सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही थी वो थी फंड की, लेकिन अब फंड जारी होने के बाद ये राहत की खबर है। बहुत सारी चीजें थी। सबसे पहले था कि बाघ के जोड़े को लेकर आना, जिसमें बहुत ज्यादा फंड लगता है क्योंकि सिक्योरिटी होती है, दूसरे राज्यों से यहां तक लेकर आना, वो चीज क्लियर हो गई। उसके अलावा उनके फेसिंग को लेकर, वाटर पॉइंट को लेकर, क्योंकि गर्मियां हैं और गर्मी में 2 महीने के बाद ही सफारी जो है वो शुरू हो जाएगी, लेकिन बहुत जल्द वाइल्ड लाइफ सफारी भी सबके लिए शुरू हो जाएगी, यानी कि इसका काम पूरा हो जाएगा और ये संभव हो पाएगा फंड के जरिए, जिसे जारी कर दिया गया है। जानलेवा हीट वेव, दरअसल 3 राज्यों में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और वो हुई है हीट वेव से। उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा में गर्म हवाओं ने बेहाल कर दिया है। गत 3 दिनों में भीषण गर्मी से दर्जनों लोगों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में मानसून के रविवार तक आने की उम्मीद थी, लेकिन अब इसके 20 जून के बाद आने के आसार हैं। यूपी के बलिया में 11 जून से अब तक जिला अस्पताल में 83 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको यहां पर अपडेट दे दें कि मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आपात बैठक बुलाई है। पूरी जानकारी वो ले रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से मौसम में बदलाव आया है, क्योंकि अन्य अगर राज्यों की बात करें वहां पर बिपरजॉय तूफान का कहर बरपा रहा है, तो वहीं ये 3 वो मुख्य राज्य है जहां पर हीट वेव का कहर है। आप जरा मौसम को देखिए किस तरीके से बदलाव है। कुछ राज्यों में इतनी परेशानी बारिश की वजह से और कुछ राज्यों में परेशानी है हीट वेव की वजह से, जिसमें उत्तर प्रदेश में भी मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। उसके अलावा बिहार की हम बात करें, उड़ीसा की बात करें, बहुत ज्यादा वहां पर बेहाली है। ऐसे में प्रशासन पूरे तरीके से कार्रवाई कर रहा है। तैयारी क्योंकि कर रखी थी उसने, लेकिन ऐसे में अलर्ट जारी कर दिया गया है कि जनता को भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अगर वो घर से बाहर निकल रहे हैं तो आपको हीट वेव के मद्देनजर ही उसी तरह से खुद को ढक कर रखें और हाइड्रेट रहे। अब तक जिला अस्पताल में 83 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि बैठक बुलाई गई है, देखना होगा किस तरीके के इंतजाम और आगे किए जाते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए सपा की तैयारी, दरअसल जिलेवार बैठक कर फीडबैक समाजवादी पार्टी ले रही है। अब तक अपने करीब 10 से 12 नेताओं को उसने मैदान में उतार दिया है। उतारने का वो संकेत भेज दी चुकी है, यानी कि लगभग उसने उतार दिया है, क्योंकि 10 से 12 नेता ऐसे हैं जिन्हें तैयारी करवाई जाती है, यानी कि वो पूरे तरीके से मैदान में आने के लिए तैयार है और इसका संकेत पार्टी दे चुकी है। सितंबर तक सभी उम्मीदवारों के नाम भी फाइनल हो जाएंगे, ये उम्मीद जताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक वो जगह कौन सी है, कौन से वो मैदान है, मैनपुरी, कन्नौज, आजमगढ़, फिरोजाबाद, ये सीट अहम रहेगी जिस पर हमेशा असमंजस रहता है कि आखिर कौन दावेदार होगा। जाहिर सी बात है, जिताऊ उम्मीदवार हमेशा हर किसी की पसंद रहती है। मुलायम परिवार के बीच बदायूं सीट को लेकर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि बदायूं से अखिलेश के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव जो है वो सांसद रह चुके हैं। लेकिन लगातार ये असमंजस बना हुआ था, लेकिन अब संकेत मिल रहे हैं कि 10 से 12 जो उम्मीदवार हैं वो फिलहाल उतर सकते हैं। फिरोजाबाद सीट जो है वो भी अहम है, बदायूं सीट है वो अहम है, क्योंकि वहां पर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है, इसलिए नजर बनी हुई है। बदायूं से अखिलेश के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव सांसद रह चुके हैं। जिलेवार बैठक ली जा रही है, फीडबैक लिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से कमर कस चुकी है, अपने करीब 10 से 12 नेताओं को मैदान में उतारने का वो संकेत दे चुकी है। बहुत जल्द सितंबर तक की तस्वीर भी साफ हो जाएगी, यानी कि उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट है वो साफ हो जाएगी और ये कौन कौन से जगह हो सकती है हम आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरी जानकारी दे रहे हैं। और फिरोजाबाद सीट जो है वो फिलहाल इनके पास ही रहेगी, लेकिन बदायूं सीट को लेकर स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं है।